हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। समुद्रयान प्रोजेक्ट पे बेस्ड है आज का हमारा सेशन। स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। ये जो आप हमारे मेरे पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, भारत का मैप, और ये दिख रही है आपको भारत की कोस्ट लाइन इंडियन ओशन से लगती हुई। लगभग देखें तो यहाँ पे 11,098 किलोमीटर लंबी हमारी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन से आगे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पानी दिखाई देगा, मतलब कि ये इंडियन ओशन वाला पार्ट। लेकिन इंडियन ओशन को बहुत सारे जोन्स में कैटेगराइज किया गया है। जैसे ही आप तट रेखा से 12 नॉटिकल माइल आगे जाते हैं तो इसको अपन टेरिटोरियल जोन कहते हैं। इससे 12 नॉटिकल माइल और आगे, यानी कि कुल मिला के 24 नॉटिकल माइल आप आगे चल जाओ, इसको कॉन्टिजियस जोन कहते हैं। और 200 नॉटिकल माइल यहाँ से अगर चले जाओगे तो इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। हर देश के अपनी तट रेखा से जैसे जैसे आगे जाते तो इसी तरीके के जोन कैटेगराइज है। हर जोन में उसके अपने कुछ अधिकार हैं, अलग अलग अधिकार हैं। जैसे जैसे सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, दूर जाते जाओगे तो वो अधिकार कम होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल जोन, यहाँ पे उतने ही अधिकार है जितने भारत को अपने मेन लैंड पे है, यानी कि भूभाग पे है। उसके बाद थोड़े से अधिकार कम हो जाते हैं। यहाँ पे कर शुल्क वगैरह आप वसूल सकते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आके आप यहाँ पे मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और भी कुछ राइट्स हैं, थोड़े से लिमिटेड राइट्स हैं उस देश के। उसके और आगे जब आ जाओगे तो इसके बाद वाला जो ओशन है उसको अपन कहते हैं हाई सी वाला पार्ट। इस वाले पार्ट पे किसी पर्टिकुलर देश के एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं है। तो आपको राइट्स, आपको लग रहा होगा कि राइट्स क्यों भी चाहिए हमको, इतने ज़्यादा पानी में जाके हम क्या करेंगे। तो ये जो पानी दिख रहा है उसके नीचे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको अपन बोलते हैं ओशनिक फ्लोर, ओशनिक बेड। बहुत ज़्यादा आप गहराई में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, जैसे पॉलीमेटेलिक नड्यूल्स। सिंपल लैंग्वेज में बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं, और मिनरल्स का आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। आपको ऑयल, पेट्रोलियम, इस तरह के रिजर्वियर मिल सकते हैं। नेचुरल रिसोर्स आपको मिल सकते हैं, बहुत सारी फिश की क्या कहते हैं उसको, बहुत तरह तरह की फिशेस मिल सकती है आपको। उसको आप वहाँ पे फिशरीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं बाहर। तो इस तरीके से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आपको इस जगह पे मिल सकते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर आके हाई सी में। अच्छी बात है, मिल सकते हैं तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए आपको या किसी भी देश को अनुमति चाहिए होती है, और ये अनुमति देता है इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी। इंटरनेशनल सी बैड अथॉरिटी यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के तहत बना हुआ एक अथॉरिटी है। संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी, यूएन क्लोज करके, यूएन क्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। 1982 में ये कन्वेंशन हुई थी, और इस कन्वेंशन के तहत वो सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जो कि एक ओशनिक बॉडी को यूज़ करने के लिए ज़रूरी है। इन कानून के अनुसार ये बताया गया है कि ओशनिक फ्लोर को या किसी भी महासागर को, उस क्षेत्र को किन किन भागों में कैटेगराइज किया गया है, किस देश के उसमें क्या राइट्स है, और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। यानी कि समुद्री संसाधनों को उपयोग करने के लिए ये एक वैश्विक कानून हमको बना के देता है। यूएन क्लोज 1982 में यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संस्था के तहत, उसी कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, वो अनुमति देता है कि आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद वाला जो क्षेत्र है, यानी कि जो हाई सी वाला क्षेत्र है, इसमें जो भी मिनरल्स आपको मिल रहे हैं वो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो एक्सट्रैक्ट करके। तो ये अनुमति भारत ने ले ली थी। भारत का एक मिशन है डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन के तहत भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत ये अनुमति नहीं ली थी। ये अनुमति लेने के बाद लगभग सेंट्रल इंडियन ओशन में 75 स्क्वायर किलोमीटर का हमें यहाँ पे क्षेत्र मिला है, अनुमति मिली है कि आपको जो भी मिनरल्स हैं आप यहाँ पे एक्सप्लोर उनको कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इस अनुमति का यूज़ करने के लिए भारत ने एक मिशन चलाया है, डीप ओशन मिशन। क्या अभी ये मिशन चलाया है? नहीं, 2021 में ही चला दिया था। तो अभी क्यों चर्चा में है? इस मिशन के तहत
हम समुद्रयान प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने 15 अगस्त पे अपनी स्पीच में भी बोला था ये चीज़ कि समुद्रयान प्रोजेक्ट हम चलाने जा रहे हैं अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, अपनी जीडीपी को बढ़ावा देने के लिए और दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए, मरीन में जो भी रिसोर्स है उसको एक्सप्लोर करने के लिए ये मिशन लेके आए थे 2021 में। तो मिशन जब लेके आते हैं, आपको ऑब्वियसली पता होगा कि मिशन के आते ही तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स मिशन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत हाई एडवांस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ती है और वो टेक्नोलॉजी डेवलप करते करते बहुत टाइम लग जाता है। 2021 में मिशन को अनाउंस किया था, 22, 23, 24, 25 आ गया है। अब जाके उस लेवल की टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स हम डेवलप कर पाए हैं कि इस मिशन को अब हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होती है। तो इसमें लगभग डीप ओशन मिशन जब लेके आए थे तो 4070 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने इसका अनुमोदन दिया था, इतने पैसे हम इसमें लगाने वाले हैं। तो ये मिशन, कौन सा मिशन? डीप ओशन मिशन कब आया था? 2021 में ही आ गया था। इस मिशन के तहत ही ये जो हमारा आज का सेशन है यानी कि समुद्रयान प्रोजेक्ट, समुद्रयान परियोजना, इस मिशन के तहत ही लाई गई थी। तो आज समुद्रयान परियोजना के बारे में बातें करेंगे। पहले प्रीलिम से रिलेटेड फैक्ट अपन देख लेते हैं कि क्या है इस परियोजना में। इस तरह का कुछ स्फेरिकल शेप की पनडुब्बी जैसी हमने बनाई है जिसमें 3 लोग जो हैं वो जाएंगे समुद्र की गहराई में। कितनी गहराई में? 6000 मीटर तक अंदर जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि अंदर कौन कौन से मिनरल्स हैं। ये जो 3 लोग हैं उनको अपन एक्वानॉट्स कह रहे हैं। एक्वानॉट्स, जैसे कि अपन स्पेस एक्सप्लोर करते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं तो एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वैसे ही समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो इनको अपन एक्वानॉट्स कह रहे हैं। कितने लोग जाएंगे? 3 लोग जाएंगे। और कितनी गहराई तक जाएंगे? 6000 मीटर नीचे तक जाएंगे। ये जो स्फेरिकल शेप का आप व्हीकल देख रहे हैं, इसको व्हीकल ही कह लो सिंपल लैंग्वेज में, इसका नाम है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 यहाँ पे लिखा है। किसने बनाया है? इंटरनेशनल नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने इसको डेवलप करके दिया है। लगभग 2.1 मीटर इसका डायामीटर है। यहाँ पे 3 लोग, 3 एक्वानॉट्स बैठ के अंदर जा सकते हैं। जब वो अंदर जाएंगे लगभग 12 घंटे 12 आवर्स तक वो अंदर रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। कोई ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आई कि ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, कोई भी टेक्निकल खामी अगर आती है तो 96 आवर्स, 12 आवर्स को एक्सटेंड करके वो 96 यानी कि 96 घंटे तक भी अंदर रह सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप की गई है, जैसे कि आप जब अंदर जाते हैं तो आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। कोई इमरजेंसी आ गई, आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ रीब्रीथिंग सिस्टम एक डेवलप करके दिया है कि आप जब इनहेल यानी कि सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो CO2 बाहर आती है। रीब्रीथिंग सिस्टम के तहत ये इंश्योर किया गया है कि CO2 जब बाहर आए तो उसमें CO2 हटा करके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाए और उसी को, जो आपने सांस छोड़ी है, उसी को आप वापस इनहेल कर पाएँ, एज एन ऑक्सीजन आप यूज़ कर पाएँ। तो रीब्रीथिंग सिस्टम डेवलप किया गया है और भी एडवांस टेक्नोलॉजी इसके साथ डेवलप करके दी गई है ताकि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है 96 आवर्स आप उसमें बिता सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 3 ह्यूमन 6 किलोमीटर, मतलब कि 6000 मीटर ही है। इसका नाम मत्स्य 6000 क्यों है? समझ में आ गया होगा, क्योंकि 6000 की डेप्थ में आप जा रहे हैं, इसलिए मत्स्य 6000 इसका नाम है। किसने बना के दिया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनिक टेक्नोलॉजी ने। और क्योंकि आप जैसे जैसे आप अंदर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। आपको ये साइंस का कंसेप्ट पता होगा कि ये तो हमारा हो गया अर्थ की सरफेस, और लेट्स सपोज जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर्स जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है, और जैसे जैसे आप नीचे आते हैं अर्थ की सरफेस पे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये जो अपन 6000 मीटर नीचे जा रहे हैं तो इस सरफेस से भी और नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर में चांसेस है कि ये सर्वाइव नहीं कर पाए, रप्चर हो जाए चीज़, क्योंकि प्रेशर लगेगा उस पर बहुत ज़्यादा। तो इंश्योर किया गया है ऐसी टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो झेल ले। इसरो ने इस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करके दिया है। कौन सी टेक्नोलॉजी? इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग टेक्नोलॉजी इसरो ने दी है ताकि इसकी जो थिकनेस है वो मेंटेन हो पाए। 80 mm की थिकनेस है,
थोड़ा सा भी फ़र्क आता है ना 0.1 0.2 mm का, तो वो काम यहाँ पे बिगड़ सकता है। इसलिए मेंटेन किया गया है कि पूरे स्फेयर में बराबर की थिकनेस हो 80 mm की। कौन सी धातु का इसमें यूज़ किया गया है? तो इसमें टाइटेनियम टाइटेनियम धातु का यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो ये तो हमने पढ़ ली प्रीलिम्स से रिलेटेड फैक्ट्स जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई। अभी आप देखो कि मेन से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो मेन से रिलेटेड आपकी जीएस पेपर 2 में टेक्नोलॉजी आती है, तो टेक्नोलॉजी में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती है। 5 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगर टेक्नोलॉजी में नहीं भी बना तो आपके इकोनॉमी वाला सब पोर्शन है, इकोनॉमी से भी ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है और कोई ना कोई सब प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। क्या इंपॉर्टेंस है, अपन अलग से स्लाइड लेके इसको बोर्ड पे समझ लेते हैं। महत्व, इम्पोर्टेंस इस प्रोजेक्ट की, सबसे पहले तो ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है। ब्लू इकोनॉमी क्या होता है मैम? ब्लू इकोनॉमी ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी आप करते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, यानी कि रोजगार को बढ़ावा मिलता है, और इवन एक्चुअली आपकी देश की जीडीपी ग्रो होती है। वो ऐसी एक्टिविटी अगर मरीन से वो उसका कनेक्शन है, यानी कि ओशियनिक प्रोडक्ट से उसका कोई लेना देना है, तो उसको आप बोलते हैं ब्लू इकोनॉमी। जैसे इसको एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि आपकी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन के आसपास यानी कि तट रेखा के आसपास आपने विंड एनर्जी के लिए विंड टर्बाइन लगा दी वहाँ पे, और विंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। शैलो वाटर है, उसमें आपने सोलर पैनल बिछा दिए, सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अपने यहाँ पे खाड़ी है, खंबात की खाड़ी, और दूसरी तो वहाँ पे ज्वार भाटा आता रहता है, तो टाइड्स का यूज़ करके उन ज्वार भाटा का यूज़ करके आप एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो ये ब्लू इकोनॉमी का ये चीज़ है, ब्लू इकोनॉमी का पार्ट हो जाती है। वहाँ पे आपको कोई रिजर्वेयर मिल गया, नेचुरल रिसोर्सेज का, ऑयल मिल गया, गैस मिल गया, वहाँ पे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, यूज़ कर रहे हैं, तो इवन एक्चुअली आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है। तो ये भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। बहुत तरह तरह की फिशरीज आपको मरीन में मिलती है, फिशरीज को आप फिशरीज को बढ़ावा दे रहे हैं, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, और उनको प्रोसेस करके बाहर भी भेज रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों में। तो ये भी ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। तो इस तरह की कोई सी भी एक्टिविटी मरीन यानी ओशियनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और रोजगार सृजित करती हो, आपकी जीडीपी को बढ़ावा देती हो, तो वो एक्टिविटीज़ ब्लू इकोनॉमी का पार्ट है। इस मिशन के तहत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे और क्या है आपको पता होगा। तो आजकल जो टेक्नोलॉजीज हो रही हैं, जैसे डिफेंस टेक्नोलॉजी आपको बनानी है, कोई भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इक्विपमेंट आपको बनाना है, आप मिसाइल लॉन्च करते हैं, आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो उसमें एक एलिमेंट्स का यूज़ होता है, रेयर अर्थ एलिमेंट। नाम से पता चल रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट मतलब कि बहुत ही रेयरली कहीं पे मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। और आपको पता होगा, पिछले सेशन में भी मैंने आपको बताई थी ये चीज़, कि चाइना पूरे विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट में अगर देखें तो चाइना का योगदान वहाँ पे 90% के आसपास पहुँच जाता है। यानी कि चाइना में वो रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा मिलते हैं, या तो उसने एक्सप्लोर उसको बहुत ज़्यादा किया, वो एक्सट्रैक्ट करके उसको यूज़ कर रहा है। ऑब्वियसली हम भी ये टेक्नोलॉजी बनाते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया, आपके सैटेलाइट से बेस्ड टेक्नोलॉजी, या कोई भी चीज़ें इक्विपमेंट जो सब जगह बन रहे हैं, अपने यहाँ भी बन रहे हैं, तो हमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट की ज़रूरत है। और इसको अभी हम चाइना से खरीदते हैं। लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए हम हर साल रेयर अर्थ एलिमेंट चाइना से खरीदते हैं। अगर इस मिशन के तहत हमने एक्सप्लोर किया और हमें उस क्षेत्र में रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं, तो अपना इंपोर्ट बिल घट जाएगा। वहाँ से खरीदते हैं, वो पैसा नहीं लगेगा, तो इंपोर्ट बिल रिड्यूस हो जाएगा। कैसे? रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोर करेंगे, हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा। कितना इंपोर्ट बिल आता है बताया? 3 से 4 लाख करोड़ रुपए सालाना। और डिपेंडेंसी है हमारे दूसरे देशों पे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस। अभी तो खैर रशिया से ले रहे हैं हम, सैंक्शन का सामना कर रहे हैं, उसके लिए डिपेंडेंसी तो है फिर भी। तो अपने यहाँ अगर ये मिलते हैं ऑयल, नेचुरल गैस, एक्सप्लोर करेंगे अपन, तो वो इंपोर्ट बिल भी कम होगा और डिपेंडेंसी भी कम होगी अपनी। तो यहाँ पे ऑयल, नेचुरल गैस जैसे प्राकृतिक संसाधन अगर मिल जाएंगे, वहाँ से भी इंपोर्ट बिल अपना कम होगा। एनर्जी सिक्योरिटी रहेगी देश के लोगों के लिए, एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा, और दूसरे देशों पे अपनी डिपेंडेंसी यहाँ पे कम हो जाएगी।
और क्या महत्व है इसका, आपको पता होगा कि ओशन में बहुत तरह तरह की फिशेस मिलती है। आप फिशरीज को बढ़ावा दे सकते हैं, एक्वाकल्चर को बढ़ावा दे सकते हैं, और उन प्रोडक्ट्स को, मरीन प्रोडक्ट्स को, मरीन फूड प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे देशों में। तो यहाँ पे मरीन फूड प्रोडक्ट आपको मिल गए, आप एक्सपोर्ट कर देंगे, यानी कि आपको एक्सपोर्ट का बड़ा मिलेगा, मतलब जीडीपी आपकी बढ़ने वाली है यहाँ पे। और जो ओशनिक बेड है, इतनी गहराई में आप जाओगे, मिथेन हाइड्रेट करके एक केमिकल कंपाउंड मिलता है। मिथेन हाइड्रेट उस केमिकल कंपाउंड का यूज़ एनर्जी बनाने में किया जा सकता है। अपन को अगर मिथेन हाइड्रेट वहाँ पे मिला और अपन ने उसका यूज़ कर लिया एनर्जी प्रोड्यूस करने में, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा मेथेन हाइड्रेट की वजह से। और और क्या कर सकते हैं, और इम्पोर्टेंस है अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ये एनर्जी वाला तो पहले हो गया। आप वहाँ पे जाके बहुत सारे ऐसे पॉलीमेटेलिक मिनरल्स हैं, वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये नाम तो आपने शायद ही कभी सुना होगा, मिनरल्स तो सुना होगा। पॉलीमेटेलिक मिनरल्स मिनरल्स जैसे ही होते हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं समुद्र में, प्रेशर से या फिर फ्लो की वजह से बहुत सारे मिनरल्स एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और कंडेंस रॉक जैसा स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं। उस रॉक जैसे स्ट्रक्चर में सॉलिड गोलाकार जैसा वो चट्टानी टुकड़ा है, उसमें एक मिनरल नहीं, एक के साथ बहुत सारे मिनरल आपको एक साथ मिल जाते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, निकल हो गया। तो उस गोलाकार चीज को अपन बोल रहे हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉली पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आपको मिल सकते हैं, यानी कि बहुत सारे मिनरल्स आपको मिल सकते हैं। आयरन हो गया, आयरन को ऐसे लिखें, निकल हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब रेयर अर्थ एलिमेंट आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। मरीन फूड प्रोडक्ट को आप बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेटेलिक चीज़ें मिलने के अलावा बायोटेक्नोलॉजी को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी कैसे, बहुत सारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको वहाँ पे मिलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलूँ सूक्ष्म जीव वहाँ पे मिलते हैं। इन सूक्ष्म जीव का यूज़ करके आप मेडिसिन बना सकते हैं। बहुत सारी रेयर डिजीजेज हैं जिनके ड्रग्स, जिनकी मेडिसिन अभी तक फाइंड आउट नहीं हो पाई है। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सप्लोर करेंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं जिससे हम मेडिसिन बना सकते हैं, ड्रग्स बना सकते हैं, किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए कोई एंजाइम बना सकते हैं। तो आपकी फार्मा इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, फार्मास्यूटिकल्स को। वैसे ही भारत विश्व में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में हम जेनेरिक दवाइयाँ बनाते हैं, लगभग 20% अकेले भारत का योगदान है पूरे विश्व में जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पे फार्मेसी यानी फार्मा सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, फार्मेसी एक्सपोर्ट कर पाएंगे आप दवाइयाँ बना के। और क्या चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, मरीन इंजीनियरिंग को बढ़ावा दे सकते हैं। मरीन इंजीनियरिंग क्या हो गया, मरीन से रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट आप बना रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई इक्विपमेंट आप बना रहे हैं और ये इक्विपमेंट जहाँ बना रहे हैं तो उसके लिए आप अर्थ स्टेशन, वहाँ पे मरीन स्टेशन, सॉरी मरीन स्टेशन बनाएंगे। तो आगे जाके इन फ्यूचर इन मरीन स्टेशन के थ्रू आप इक्विपमेंट बनाएंगे और वहीं के वहीं, मतलब कि ये स्टेशन जो है वो कोस्ट लाइन पे बनाए जाते हैं। कोई भी मरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप इक्विपमेंट बनाएंगे तो रियल टाइम में उसको टेस्ट कर पाए, उसका ट्रायल कर पाए, हाथों हाथ के ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उन पे आप एक्सपेरिमेंट कर पाए मरीन प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मरीन स्टेशन यानी कि समुद्री स्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, उस चीज़ से आपकी मरीन इंजीनियरिंग को यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। और बहुत सारे आप टूल्स आगे जाके डेवलप कर सकते हैं, जैसे आपके अनमैन्ड मरीन व्हीकल हो गया, सरफेस व्हीकल हो गया, जैसे आप ये चीज़ अंदर जा रही है,
कौन सी चीज़, मत्स्य 6000, तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, वैसे ही अनमैन्ड सरफेस व्हीकल भी होते हैं जो कि समुद्र की सतह पे चलते हैं। और जो पनडुब्बी या सबमरीन नीचे जा रही है, जो भी व्हीकल नीचे जा रहा है बहुत डेप्थ में, तो उसको ये सपोर्टिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है तो वो सरफेस पे चलता रहेगा और उसको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता रहेगा, क्योंकि वो रेडियो वेव्स तो यहाँ नहीं जाती, संचार कम्युनिकेशन नीचे जाके नहीं हो सकता, तो कुछ ना कुछ आपको ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप मरीन इंजीनियरिंग को वहाँ पे बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब देखा कि हमारी फार्मेसी बढ़ेगी, हमारी रेयर अर्थ एलिमेंट आ गए तो हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ऑयल और नेचुरल गैस के लिए आप मीथेन हाइड्रेट से ऊर्जा बना पा रहे हैं, तो ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जो भी आप इंपोर्ट करते हैं वो बिल आपका कम होगा, और आप उन देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। बहुत कम है विश्व में, सारे देश ये के पास ये मिशन नहीं चला रहे हैं। अपना यूएसए हो गया, रूस, चाइना और जापान और फ्रांस, ये 5 देश हैं। तो 5+ देशों में 5+ कंट्रीज़ में आप शामिल हो जाएंगे। ऑब्वियसली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, विश्व में आपकी साख मजबूत होती है, इमेज मजबूत होती है, तो दूसरे देश आपके पास आते हैं, आपसे संबंध अच्छे करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार जनरेट होंगे, आप हाई टेक्नोलॉजी आपके यहाँ पे डेवलप होगी, लोग जॉइंट वेंचर में आपके साथ काम करना चाहेंगे, आप प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करना चाहेंगे दूसरे देशों में इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। अगर यहाँ पे ये सक्सेसफुल होता है तो आप उन देशों की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। और भी बहुत सारे महत्व है, 5 नंबर में लिखने के लिए बहुत है, और ये क्वेश्चन 5 नंबर में ही आ सकता है। और भी अगर अपन इसमें देखें और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी, बस मेरे हिसाब से यही कुछ इम्पोर्टेंस बहुत है 5 नंबर के क्वेश्चन में लिखने के लिए। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, रेयर अर्थ एलिमेंट इंपोर्ट बिल घटेगा, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ावा मिलेगा, मीथेन हाइड्रेट से आप ऊर्जा बना पाते हैं तो मरीन प्रोडक्ट को आपको बढ़ावा मिलेगा, जेनरिक दवाएं आप बना पाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके। उसके बाद उन देशों की लिस्ट में शामिल हो पाएंगे जो देश ये मिशन चला रहे हैं, और ऐसे बहुत कम देश है, 5+ एक भारत हो जाएगा। तो और क्या पूछा जा सकता है आपसे, चुनौतियां पूछी, मुझे नहीं लगता चुनौतियां ऐसी पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं है, और अगर हैं तो भी 2-4 चैलेंजेस अपन देख लेते हैं ताकि लिख पाएँ वहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे आपको दिखेगा, तो इस तरीके से ऐसा इक्विपमेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। फिलहाल तो इसरो ने ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है, 6000 मीटर के अंदर आप ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएँ। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग तकनीक के तहत वो स्फीयर तैयार किया गया है। पर्यावरण बनाए रखना, सीमित ऑक्सीजन वहाँ पे रहती है, CO2 ज़्यादा रहती है ओशन वाले पार्ट में, आपने देखा होगा। और इस CO2 वाले पॉइंट से मुझे एक पॉइंट याद आया जो महत्व में आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस में आप लिख सकते हो, क्योंकि ओशन जो है ना वो कार्बन सिंक का काम करता है और सारी की सारी ऑक्सीजन CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में CO2 वहाँ पे पाई जाती है। और जब CO2 वहाँ पे पाई जा रही है, यानी कि ये सीधा सीधा आपके क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। तो क्लाइमेट चेंज कौन सी दिशा में हो रहा है, किस रेट से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है बढ़ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जब हीट जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, कार्बन बन रहा है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो ये ऑब्जर्व इवन एक्चुअली ओशन में जाके हो रहा है, वो सिंक हो रहा है वहाँ पे जाके, कार्बन सिंक का काम करता है ओशनिक बॉडी जो भी होती है, कार्बन जा रहा है वहाँ पे अंदर एटमॉस्फेयर का, तो वहाँ जा रहा है जाके इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है CO2 की, कार्बन की, तो वहाँ के सैंपल्स लेके आप पता लगा सकते हैं जिस लेवल से ओशन राइज हो रहा है, जिस लेवल से उसमें एसिडिटी, सैलिनिटी ये सब कुछ बढ़ रही है, उसका pH इम्बैलेंस हो रहा है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किस रेट से बढ़ रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो आप क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं इस मिशन के तहत। इसको बढ़ावा देगा, ईयरलियर वार्निंग को बढ़ावा देगा। यहाँ पे कोई भी साइक्लोन वगैरह आ रहे हैं तो ईयरलियर वार्निंग आप जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आगे जाके कैसी वेदर कंडीशन आने वाली है, तो वेदर को भी बहुत ही एक्यूरेसी से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं ओशनिक डाटा के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें अपने महत्व में देखी, बहुत ही 5 नंबर में लिखने के लिए चुनौतियाँ देख लो। चुनौतियों पे वापस आ जाते हैं, बीच में पॉइंट याद आ गया था। CO2 और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना, ये थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वहाँ पे बने रहना थोड़ा सा मुश्किल है। आपातकालीन ऑक्सीजन, वैसे अभी समझाया था कि रीब्रीथ सिस्टम डेवलप किया है जिससे आप जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को आप एज एन, जो CO2 छोड़ते हैं उसी सांस को आप वापस एज एन ऑक्सीजन ले सकें।
एक्वानॉट्स की आपको हेल्थ कंडीशन भी देखनी होगी। जैसे एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं तो उनकी हेल्थ कंडीशन में मूड स्विंग्स होता है, उनकी स्लीप साइकिल चेंज होती है, उनका ब्लड प्रेशर ये सब डाइजेशन सिस्टम उनका चेंज होता है। तो यहाँ पे भी जब वो एक्वानॉट्स नीचे जाएंगे समुद्र में तो उनकी हेल्थ में भी चेंजेस होने वाले हैं, तो वो मेंटेन रखना थोड़ा सा मुश्किल है। कम्युनिकेशन करना वहाँ पे मुश्किल है। ध्वनि तरंगों का यूज़ करते हुए कुछ डेवलप किए हैं हमने एक्वाटिक अकॉस्टिक फोन्स, अकॉस्टिक टेलीफोन, वहाँ से कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ये देख लो, क्या देख लो, प्रीलिम्स में क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है, सैम्पल क्वेश्चन बना बना के दिया है कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कितने स्टेटमेंट सही है ये बताना है क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य गहरे समुद्र में मानव युक्त सबमर्सिबल के माध्यम से 6000 मीटर की गहराई तक जाना है। दूसरा स्टेटमेंट है मत्स्य 6000 वाहन का निर्माण इसरो ने किया है। तीसरा स्टेटमेंट है ये ओरिजिनल डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हैं और 5 मार्क्स में इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि समुद्रयान परियोजना भारत की ब्लू इकोनॉमी और वैज्ञानिक क्षमता को नई दिशा देने वाली पहल है। चर्चा कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में लिखना है। प्रैक्टिस करके देखना क्वेश्चन की। सैरामिक अकेडमी के साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में अगले इंपॉर्टेंट एडिटोरियल के साथ।